स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकलव्य क्लासेज में। आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी विषय और हिंदी विषय में हमारा पहला पाठ होगा वर्ण विचार व वर्तनी विवेक। इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक है। पहला टॉपिक है हमारा वर्ण की परिभाषा, दूसरा वर्णमाला, तीसरा वर्णों के भेद जिसमें हम स्वर व्यंजन और स्वरों के प्रकार, व्यंजनों के प्रकार, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद अनुस्वार, अनुनासिक, वर्तनी व उच्चारण, ये टॉपिक्स हमें 6 टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ने हैं। तो बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाऊंगा ये चैप्टर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी मैं आपको बताता रहूँगा, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। आपको क्या करना है, जो भी मैं यहाँ पे नोट्स लिखवाऊँ उन नोट्स को आपको अच्छे से अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाइए, उसको आप लिखिए और हो सके तो मैं आपको स्क्रीनशॉट करने का टाइम दूंगा, वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं हमारा पहला टॉपिक, और इस चैप्टर का पहला टॉपिक होगा वर्ण की परिभाषा। हमारा पहला टॉपिक है वो है वर्ण की परिभाषा। यानी कि देखो, अब हम आसानी से समझते हैं कि वर्ण की परिभाषा है क्या, आखिर वर्ण किसे कहते हैं। देखो, हम जैसे कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैंने लिखा राम खाता है, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि राम खाना खाता है, ये क्या है? तो आप कहोगे कि ये वाक्य है सर, ठीक है। तो राम खाता है ये पूरा क्या है? वाक्य है। चलो लिख दें यहाँ पे, ये क्या है? वाक्य, ठीक है ना। अब ये वाक्य है। अब आप मेरे को बताओ कि आप राम खाता है इस शब्द को तोड़ोगे तो इसके टुकड़े कैसे होंगे? तो इसके टुकड़े होंगे राम खाता है, यानी कि वाक्यों को आपने अब किसने तोड़ दिया? राम खाता है, ये क्या होंगे? शब्द। तो वाक्यों को आपने तोड़ा शब्द में, किसमें तोड़ा? शब्द में, ठीक है। अब हम शब्दों को तोड़ते हैं, कोई एक शब्द पकड़ते हैं, जैसे कि राम ने पकड़ा, राम को पकड़ा, चलो तो राम को भी तोड़ते हैं। राम एक शब्द है, इस शब्द को हम तोड़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हो जाएगा र प्लस र को तोड़ो तो ये आधा र होगा, ठीक है ना। तोड़ना आपको आता होगा वैसे। फिर ये आधा र हुआ, फिर पीछे क्या, किसकी मात्रा है? आ की, तो यहाँ आ जाएगा आ, फिर प्लस, फिर म, यहाँ भी आधा म, और इसके पीछे कौन सा स्वर है? तो ये आ जाएगा अ। तो इसको हमने तोड़ दिया। देखो, सबसे पहले एक शब्द था राम खाता है, पूरा वाक्य था राम खाता है। राम खाता है वाक्य को हमने तोड़ा, ठीक है, उसको तोड़ा शब्दों में, फिर राम खाता है अलग अलग हो गए। फिर हमने एक शब्द पकड़ा राम, उसको तोड़ा तो ये हो गए और टुकड़े। तो ये अंतिम जो स्टेप है वो यही है। इसके बाद अब और इसके टुकड़े नहीं हो सकते। तो मतलब ये जो हमारे अंतिम जो बचे यही कहलाएंगे वर्ण। क्या कहलाते हैं? वर्ण। तो लास्ट में क्या आया हमारा? वर्ण, ठीक है। वाक्यों को तोड़ा, शब्द तोड़े, तो फिर लास्ट में बच गया हमारा वर्ण। तो बच्चों, वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है भाषा की वे सबसे छोटी इकाई, भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, वही वर्ण कहलाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की इकाइयाँ कौन सी? वाक्य, शब्द, वर्ण। तो सबसे छोटी इकाई वर्ण, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या आप र को तोड़ सकते हो? आ को तोड़ सकते हो? म को तोड़ सकते हो? अ को तोड़ सकते? नहीं तोड़ सकते ना। तो यही है भाषा की सबसे छोटी इकाई और इसे ही हम कहते हैं वर्ण, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आप वर्ण को अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आपको लिखवा देता हूँ कि वर्ण होते क्या है। तो एक बार हम इसको लिख लेते हैं। तो देखो, वर्ण क्या है वो मैं आपको लिख रहा हूँ। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई। बच्चों, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक हम टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है ना। जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, किए जा सकते। तो ये हो गया हमारा वर्ण की परिभाषा। कि वर्ण की परिभाषा क्या है? कि भाषा की सबसे छोटी वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो कहलाएंगे वर्ण, ठीक है। तो बच्चों, आप वर्णों को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर मैंने आपको उदाहरण दिया था तो उदाहरण भी हम लिख लेते हैं। देखिए उदाहरण, जैसे कि मैंने लिखा राम, ये राम क्या हो गया? एक शब्द। अब इसको तोड़ो आप तो हो जाएगा र धन आ धन म धन ओ, ठीक है। ये हो गया, राम को तोड़ा हमने, तो ये बढ़ गए हमारे वर्णों में। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वर्णमाला। हमने पढ़ लिया वर्ण क्या होते हैं, अब हम पढ़ते हैं वर्णमाला क्या है। देखो, वर्णमाला क्या होती है? माला किसे बोलते हैं आप? माला गोल गोल आपने देखी फूलों की माला। तो जिस तरह से फूलों की माला होती है वैसे ही यहाँ पे है वर्णों की माला। किसकी माला? वर्णों की। तो वर्णों की ही माला यानी कि वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या है? वर्णमाला वो है कि वर्णों का समूह जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला की परिभाषा पूछी जाए तो आपको लिखना है वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या बोलेंगे? वर्णमाला। व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है ना।
तो आप समझ गए होंगे वर्णमाला क्या है। वर्णों की माला यानी कि वह समूह जिसमें वर्ण होते हैं, यानी कि वर्णों का समूह, उसे हम कहते हैं वर्णमाला। तो ये हमारे वर्णमाला यहाँ पे हो गया। अब वर्णमाला जैसे देखिए अपने हिंदी में वर्णमाला कहाँ से है, अ से लगा के ग तक, ठीक है ना, अ आ ई उ जिसमें स्वर, फिर उसके बाद क ख ग घ व्यंजन सब मिला के जो पूरी हो गई वो हमारे हिंदी की वर्णमाला है। अंग्रेजी की वर्णमाला की बात करें तो ए बी सी डी डैश 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 जेड तक, ये हो गई अंग्रेजी की वर्णमाला, इसे ही बोलते हैं वर्णमाला। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब हमारा तीसरा टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है वर्णों के भेद। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से ध्यान में रखना, इसको अच्छे से पढ़ना है इस टॉपिक को। ये है वर्णों के भेद और इसमें अभी थोड़ा अच्छा आपको मज़ा आने वाला है। इसमें आएंगे स्वर और व्यंजन। तो वर्णों के भेद की बात करें हम हिंदी में तो दो प्रकार के होते हैं, पहला है हमारा स्वर और दूसरा प्रकार होता है हमारा व्यंजन। तो ये हो गए वर्णों के भेद। हमारे हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के, दो प्रकार के। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर, ठीक है, हमारा पहला है, इसको पढ़ते हैं स्वर। तो अब देखते हैं कि स्वर क्या है, स्वर क्या है, स्वर के कितने प्रकार है, स्वर के कितने भेद होते हैं, सारी चीज़ें पढ़ते हैं। देखो, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ी तथा जिनके उच्चारण बिना रुकावट के बाहर निकले, अपने मुख से बिना रुकावट के अगर वो बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें कहते हैं स्वर। यानी कि वे वर्ण होते हैं जो हिंदी वर्णमाला के, वे वर्ण अ से लगा के ग तक के बीच में वे वर्ण जिनको अगर हम उच्चारित करते हैं, जिनको हम बोलते हैं तो हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे देखो मैंने लिखा क, अब आप क को तोड़िए, कैसे होगा, क प्लस अ, ये टूटा। देखो इसमें क में आपने अ की भी सहायता ली तब जाके हमारा क बना था। लेकिन स्वर में क्या होता है, स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वर को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वही है हमारे स्वर। देखो जैसे कि मैंने लिखा आ, आप बताओ आ को बोलने में आपने किसी की सहायता नहीं लेना, आ के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ी। आपने लिखा छोटी ई, इसमें आपको किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ी। तो यही है, अगर आप ख लिखते हो तो ख देखिए, इसको तोड़ोगे तो आप हो जाएगा ख प्लस अ, इसमें भी सहायता लेनी पड़ी। मतलब कि अगर आपको वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े तो वो तो कहलाएंगे हमारे स्वर, और अगर किसी वर्ण को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े तो वो कहलाएंगे व्यंजन। आप समझ चुके होंगे। अब हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं ताकि आप नोट कर लो और आपके नोट्स अच्छे से बन जाएं। तो अब अगर हम बात करें कि स्वर की परिभाषा क्या है, तो स्वर की परिभाषा सिंपल से जो मैंने आपको समझाया वही आपको अच्छे से लैंग्वेज में लिखना है। जैसे कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती हो तथा जिनके उच्चारण बिना रुकावट के बाहर निकलते हों। देखो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़े उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े वे कहलाएंगे हमारे स्वर, और इन्हें हम बिना रुकावट के क्या कर सकते हैं, इन्हें हम बिना रुकावट के उच्चारित कर सकते हैं, यानी कि बोल सकते हैं। बिना रुकावट के हमारे मुंह से बाहर निकलते हैं, यानी कि बिना रुकावट के इन्हें हम क्या कर सकते हैं, उच्चारित कर सकते हैं। तो यही क्या है, स्वर है, ठीक है। स्वर की क्या है खासियत, पहली बात तो है कि इसे बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। दूसरी बात है कि बिना रुकावट के उच्चारित इसे हम कर सकते हैं। अब ये हो गए स्वर। अब हम बात करते हैं कि स्वर है कौन कौन से। हिंदी वर्णमाला में अगर स्वरों की बात करें तो देखिए हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर है बच्चों, कितने हैं, 13 स्वर है। अ से लगा के आपको बोलना है वही है 13 स्वर। देखिए कौन कौन से हैं, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, फिर री, ए, ऐ, ओ, औ, और हो जाएगा हमारा अ। तो ये जो है ये हमारे हिंदी वर्णमाला में ये जो 13 अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 हो गए। ये जो 13 है ये है हमारे स्वर, ठीक है। तो उम्मीद आप स्वर को अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं स्वरों के भेद कौन से हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अब हम शुरू करते हैं स्वर के भेद कितने होते हैं। तो बच्चों आपको बता दूं स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। कितने भेद है, स्वर के भेद। अगर भेदों की बात करें तो स्वर कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ऋस्व स्वर और दीर्घ स्वर, और उसके बाद आता है प्लुत स्वर। पहला है हमारा इसमें ऋस्व स्वर, ठीक है ना, ऋस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर,
और तीसरा होता है हमारा प्लुत स्वर। तो ये 3 प्रकार के होते हैं हमारे स्वर। तो ये हो गए स्वरों के भेद। अब हम सबसे पहले ऋस्व स्वर को देखते हैं। देखिए ऋस्व स्वर क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता हो उन्हें ऋस्व स्वर कहते हैं। इनको हमने जो डिवाइड किया है ये हमारे उच्चारण में कितना समय लग रहा है उसके हिसाब से हमने इनको डिवाइड किया है। अगर हम सबसे पहले बात करें, देखो आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर देखो मैं आपको स्वर लिख रहा हूँ। जैसे कि मैंने लिखा आ, मैंने लिखा ओ, मैंने लिखा ओम, ठीक है ना। अब आप मेरे को बताओ इन तीनों में सबसे ज़्यादा समय, या फिर पहले बताओ मेरे को ये कि सबसे कम समय किस में लगेगा, किसके उच्चारण में सबसे कम लगेगा। तो आपका जवाब होगा कि सर अ में कम लगेगा। अ, आ, ओम, तो सबसे कम लगा अ में। तो जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें कहते हैं ऋस्व स्वर, ठीक है ना। जैसे कि अ, छोटी ई, छोटा ओ और री, ये 4 तो हो जाएंगे हमारे ऋस्व स्वर। और जिन वर्णों के उच्चारण में छोटे जो ऋस्व स्वर है उनसे थोड़ा ज़्यादा समय लगता हो वो कहलाएंगे दीर्घ स्वर। जैसे कि आ, ठीक है, बड़ा ऊ, उसके बाद आएगा हमारा बड़ी ई, ठीक है, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब किस में जाएंगे? दीर्घ स्वर में। और प्लुत स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत ज़्यादा समय लगता है। जैसे कि ओम, राम, ये सब क्या है? प्लुत स्वर है, ठीक है ना। जैसे बीच में वो आ जाता है ना ऐसे राम, तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्लुत स्वर। तो आप अब समझ चुके होंगे इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ऋस्व में, दीर्घ में और प्लुत में, ठीक है। सबसे कम इसमें लगता है। फिर जिन शब्दों के, जिन स्वरों के उच्चारण में ऋस्व से अधिक स्वर लगे वो कहलाएंगे दीर्घ, और जिन वर्णों के उच्चारण में ऋस्व और दीर्घ से अधिक समय लगे उसको कहलाएंगे प्लुत स्वर, ठीक है। तो अब लिखते हैं इसकी परिभाषा। सबसे पहले लिखते हैं ऋस्व स्वर की। तो जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है, तो वे क्या कहलाएंगे हमारे? वे कहलाएंगे ऋस्व स्वर। अगर हम ऋस्व स्वर की बात करें तो ऋस्व स्वर हिंदी में कितने होते हैं? हिंदी में ऋस्व स्वर ये 4 होते हैं। कितने? ये 4 है, ठीक है। ऋस्व स्वर 4 होते हैं। कौन कौन से? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और हो जाएगा हमारा री। तो ये 4 जो हैं ये आते हैं ऋस्व स्वर में, क्योंकि इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। अब हम आगे बढ़े तो दूसरा है हमारा दीर्घ, ठीक है। दीर्घ, देखो दीर्घ क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में ऋस्व से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और देखो जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ जो हमारे ऋस्व स्वर है, जिन वर्णों के उच्चारण में ऋस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, ठीक है। इनको बोलने में क्या ज़्यादा समय लगेगा? ऋस्व से ज़्यादा समय लगेगा दीर्घ स्वर को बोलने में, ठीक है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में ऋस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें कहेंगे हम दीर्घ स्वर। जैसे कि हम लिखेंगे ये संख्या में, अगर संख्या की बात करें तो ये 7 है। कितने हैं? ये संख्या में 7 है, ठीक है। पहला कौन सा होगा? तो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अम और हो जाएगा हमारा अ। तो ये सब जो है वो हमारे आते हैं, तो सॉरी अम होने आएगा इसमें। 7 संख्या में तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए, ये आएंगे इसमें दीर्घ स्वर में। अब हम बात करें कि प्लुत स्वर क्या है। प्लुत स्वर में क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता हो उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे प्लुत स्वर। अगर इसके संख्या की बात करें तो ये कितने होते हैं? ये संख्या इनकी कोई फिक्स नहीं है, ये किस प्रकार के होते हैं? तो इनके उदाहरणों की बात करें हम तो जैसे कि ओम, मैंने लिखा ओम, ठीक है, मैंने लिखा ओम, ठीक है। इस प्रकार के आप देखते होंगे, यहाँ से ऐसे शब्द आप देखते होंगे ओम, ठीक है, जैसे कि आपने लिखा ऐसे राम। तो ये इस प्रकार के जो शब्द होते हैं। उसके बाद आता है हे, ऐसे जो शब्द आपने देखे होंगे इनके उच्चारण में बहुत ज़्यादा समय लगता है। जैसे देखो ओम, राम, हे, तो ये सब कहलाएंगे हमारे प्लुत स्वर, ठीक है ना।
तो ऋस्व स्वर क्या है, जिनके उच्चारण, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें कहते हैं हम ऋस्व स्वर। ये संख्या में कितने होते हैं, 4 होते हैं, अ ई उ ऋ। उसके बाद आते हैं दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ऋस्व से ज़्यादा समय लगे, और प्लुत में क्या है, दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगे, वो कहलाएंगे हमारे प्लुत स्वर। तो समझ चुके होंगे आप प्लुत क्या है, दीर्घ स्वर क्या है और ऋस्व स्वर क्या है। अब हम बात करते हैं कि स्वरों की मात्राएं। हमारा अगला टॉपिक है स्वर की मात्राएं, ठीक है ना। अगला टॉपिक है स्वर की मात्राएं, और इनसे तो आप सभी वाकिफ होंगे। स्वर की मात्राएं कौन कौन सी आप सभी जानते हैं। जब शब्द की हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत हमेशा स्वर से होती है, तो उन्हें मूल रूप में लिखा जाता है। अगर शुरुआत में स्वर से शुरुआत हो किसी शब्द की तो उसे तो हम मूल रूप में लिखेंगे। जैसे कि हमने लिखा अमर, ठीक है, मूल रूप में लिखा। पहला जो है हमारा वो शुरुआत किसी में स्वर से, तो इसे हमने मूल रूप में लिखा है। अ को अ ही बोलते हैं, अ की कोई मात्रा होती नहीं है। फिर अगर हम जैसे कि लिखे इमली, तो देखिए स्वर की शुरुआत, किसी शब्द की शुरुआत में जो पहला अक्षर अगर स्वर है तो उसे हम मूल रूप में लिखते हैं। ई को ई की ई लिखेंगे, यहाँ पे ई की छोटी ऐसे बड़ी की मात्रा, फिर म ली ऐसे हम नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर पहला शुरुआत में स्वर है तो क्या होगा, वो ऐसे अपने मूल रूप में ही आएगा। व्यंजन के साथ इनका प्रयोग मूल रूप में न करके मात्रा के रूप में किया जाता है। अगर हम व्यंजन में करें, देखिए यह शुरुआत में तो स्वर था तो अपने मूल रूप में आया। फिर व्यंजन के साथ ल के साथ देखो बड़ी की मात्रा, ई कैसे आया, मात्रा में आया, तो इसे ही कहते हैं स्वरों की मात्रा, ठीक है ना। प्रत्येक स्वर के लिए अलग अलग मात्राएं निश्चित है। इन्हीं मात्राओं के रूप में ये स्वर व्यंजन से जुड़े होते हैं। अब इनके कौन कौन से रूप है, किस स्वर का कौन सी मात्रा, वो हम देखते। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते अ, तो अ की तो कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आपको पता होगा, सबको पता रहता है तो ये अ की कोई मात्रा नहीं होती है। और अ के उदाहरण अगर आपको बताऊं तो क्या होगा, जैसे देखो क को तोड़ो आप, क प्लस अ, ठीक है ना। इस प्रकार इसके उदाहरण होते हैं, ठीक है ना। प्रयोग का मतलब प्रयोग होता है इस प्रकार, ठीक है। आगे इसकी मात्रा का प्रयोग इस प्रकार होता है, मात्रा कोई इसकी दिखती नहीं है। आगे देखो आ की मात्रा क्या होती है, पीछे एक डंडा लगा दो तो हो जाती है हमारी आ की मात्रा। उदाहरण के लिए का, ठीक है। तो अब छोटी की मात्रा क्या होती है, इस तरफ अगर आप घुमा दो डंडी तो ये कहलाएगी हमारी ई की मात्रा। उदाहरण इसका हो जाएगा की। अब करते हैं बड़ी की क्या हो जाएगा, इस तरफ कर दो आप तो हो जाएगा हमारी बड़ी की मात्रा, इसे लिखते हैं इस प्रकार, ठीक है ना। अब आप आगे देखो तो छोटा ऊ, इसका नीचे की तरफ आप ऐसे करते हो नीचे की तरफ तो हो जाएगा छोटा ऊ की मात्रा, जैसे कि हो गया हमारे कू, ठीक है। बड़ा ऊ की मात्रा क्या है, तो अगर आप इस तरफ करते हो तो हो जाएगा हमारा बड़ा ऊ, जैसे कि आपने ये लिख दिया कू, ठीक है ना। इस प्रकार जो भी ये, फिर ओ की बात करें, ओ, फिर आगे ए की बात करें, ए का ऊपर ऐसा मात्रा होती है, ठीक है ना, और इसका हो जाएगा जैसे कि ये के। आई की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे डबल मात्रा, और इसका हो जाएगा जैसे कि ये कई। वैसे को, कऊ, कम, कह, ये तो आप सबको पता है, तो ये कहलाती है हमारी ये स्वर की मात्रा, ठीक है ना। इसके बाद आगे ए के बाद आता है हमारा आई के बाद आता है ओ की मात्रा आपको पता होगा इस प्रकार, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे उदाहरण के लिए लिख देते हैं को। फिर औ की मात्रा होती है इस प्रकार, डबल मात्रा ऊपर, और यहाँ पे ये हो गया हमारे कऊ। फिर कम, अम की मात्रा हो जाएगी इस प्रकार, ऊपर एक बिंदी बल लगा दें हम तो वो कहलाएगी अम, और इसका उदाहरण हो जाएगा ये कम। फिर होता है हमारा अह की, देखो ये पीछे 2 बिंदी, तो ये उदाहरण के लिए हो जाएगा कह। तो ये हो गए हमारे स्वर की मात्राएं। अब हम वर्णों के प्रकार पढ़ रहे थे। वर्णों के प्रकार में हमने स्वर का कंप्लीट पढ़ लिया, स्वर कितने होते हैं, स्वरों के भेद कौन कौन से होते हैं, स्वरों की मात्रा क्या होती है, वो हमने कंप्लीट पढ़ लिया। अब हमारा दूसरा प्रकार है वर्णों का, वो है व्यंजन। वर्णों का दूसरा प्रकार आता है हमारा व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे वर्णों के भेद क्या होते हैं, वर्ण क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इन्हें आप स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते, इनके लिए आपको स्वर की मदद लेनी ही पड़ेगी, तो उन्हें कहते हैं हम व्यंजन। जैसे कि मैंने लिखा क को आप तोड़ो, ये हो जाएगा क प्लस अ, ठीक है। क्या वो क में आपने किस मदद ली, स्वर की मदद ली, इसका मतलब ये क्या एक व्यंजन है। तो व्यंजन क्या होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में अगर आपको अन्य स्वरों की मदद लेनी पड़ रही हो तो वो कहलाएंगे हमारे व्यंजन, ठीक है। तो व्यंजन आप समझ चुके होंगे, उदाहरण के लिए मैंने समझा दिया आपको। और वर्णों की बात करें, व्यंजन की बात करें, व्यंजन टोटल 33, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन है, 33 व्यंजन है। तो अब इसकी परिभाषा लिखिए। तो परिभाषा क्या होती है, जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्र रूप से आपको स्वर की मदद लेनी पड़ती हो, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्र रूप से वर्णों की मदद लेनी पड़े तो वह क्या कहलाएंगे, तो वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, व्यंजन
लाते हैं, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। तो व्यंजन क्या है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की मदद लेनी पड़े, स्वतंत्र रूप से इन्हें हम नहीं बोल सकें, इनके लिए हमें स्वरों की जरूरत पड़ती है, तो वे कहलाते हैं हमारे व्यंजन, ठीक है ना। व्यंजन के उदाहरण लिखिए अगर हम, तो इनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जैसे कि क, ट, प, द आदि, ठीक है ना। ये इतनी चीज़ें और भी इसके उदाहरण हो सकते हैं। टोटल कितने हैं? ये 33 है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्र रूप से स्वरों की मदद लेनी पड़े तो वे वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। तो आप समझ चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं व्यंजनों के भेद। व्यंजनों के भेद, ठीक है, व्यंजनों के भेद। तो व्यंजन के भेद अगर हम बात करें तो इसके आधार दो हैं। हम दो आधारों पर व्यंजनों के भेद ज्ञात कर सकते हैं। पहला है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, तो ये हो जाएगा हमारा पहला भेद। उच्चारण के आधार पर अलग अलग होंगे। तो अगर उच्चारण के आधार पर हम बात करें तो वो 3 प्रकार के होते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो उच्चारण के आधार पर जिसमें हमारा पहला है स्पर्श, स्पर्श व्यंजन, ठीक है, इसमें हमारा पहला हो जाएगा स्पर्श व्यंजन। दूसरा हो जाएगा हमारा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है ना। और तीसरे की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो उच्चारण के आधार पर अगर हम बात करें तो पहला होता है हमारा स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ और तीसरा ऊष्म व्यंजन। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि उच्चारण के आधार पर ये जो 3 व्यंजन स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, उसमें क्या डिफरेंस है, वो क्या होते हैं। इसमें हम पहला ले लेते हैं। पहला हमारा है स्पर्श व्यंजन, ठीक है ना। पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन क्या है? देखो स्पर्श व्यंजन क्या होता है? ये होता है उच्चारण के आधार पर। अब जिस प्रकार से आप बोल रहे हो, आपके गले में क्या हलचल हो रही है, आपके मुंह में क्या हलचल होगी, उसके आधार पर इनको हम डिवाइड करेंगे। तो पहला है स्पर्श, दूसरा अंतस्थ और तीसरा ऊष्म। अगर हम स्पर्श व्यंजन की बात करें तो पहले हम परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा क्या है कि जिन वर्णों के, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अगर मुँह से हवा बाहर निकलती है और वो भी मुंह में अलग अलग भागों से टकराते हुए, स्पर्श करते हुए, तो वह कहलाएंगे स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुंह के, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुंह के विभिन्न भागों, हवा मुंह के विभिन्न भागों से हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराती हुई बाहर निकले, क्या हो? बाहर निकले, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहेंगे। स्पर्श व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराते हुए बाहर निकलती है, तो उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहेंगे। स्पर्श व्यंजन की संख्या की बात करें तो ये होते 25। संख्या में कितना है? ये 25 है। और कौन कौन से है? तो क वर्ग, वर्णमाला में जो क वर्ग होता है, च वर्ग, क च, फिर आपको क च ट, फिर हो जाएगा त और फिर हो जाएगा प। ये जो वर्ग है, इनमें जितने भी व्यंजन आ रहे हो वो सारे आते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन के अंदर। जैसे कि क के बाद आएगा ख, ग, घ, अंग, उसके बाद च, छ, ज, झ, इय, फिर है ट, ठ, ड, ढ, अण, फिर आएगा हमारे त, थ, द, ध और न, फिर होगा हमारे प, फ, ब, भ और म, ठीक है। ये सब हो गए, ये सब है, ये 25 है टोटल संख्या में, आप गिन सकते हो। ये जो 25 है इन्हें हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में, जब इनका उच्चारण करते हैं तो हवा मुंह के अलग अलग भागों को टकराते हुए बाहर निकलती है, इसलिए इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अब हम बात करें इनको उच्चारण के आधार पर इन वर्गों को क्या कहा जाता है? पहला जो वर्ग है हमारा क वर्ग, इस क वर्ग को हम कहते हैं, इन क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ उच्चारण स्थान। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। वर्ग एक तरफ दे दी जाती है व्यंजन, फिर पूछा जाता है कि उसका उच्चारण स्थान क्या है। तो क, ख, ग, घ, इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। आप बोल के देखिए, आपके अंदर यहाँ से आवाज़ निकलेगी, क, ख, ग, घ, यहाँ पे टकरा रही है अंदर, तो इसलिए इनको कहते हैं कंठ से निकलने वाले व्यंजन। आगे बात करें च वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? ये होता है हमारे तालु से। तालु हमारे मुंह के अंदर, जैसे कि देखो च, छ, ज, झ, यहाँ तालु में से इनकी आवाज़ उत्पन्न होती है, ध्वनि, इसलिए इनको कहा जाता है च वर्ग। कहाँ से निकल रहे हैं? उनका उच्चारण स्थल कौन सा है? तालु है, ठीक है। आगे हम बात करें ट वर्ग की, तो हमारा ट वर्ग का उच्चारण स्थल हो जाएगा मूर्धा, ठीक है, मूर्धा। तो
तो हमारा ट वर्ग मूर्धा, ठीक है। तो ट वर्ग का उच्चारण स्थल क्या हो जाएगा? मूर्धा। बोले ट ठ ड ढ, यहाँ पे जो मूर्धा है वहाँ पे हमारे वहाँ से आवाज़ निकल रही है, इसलिए इनको कहा जाता है, इनके जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा मूर्धा, ये आपको याद रखना है। आगे बात करें त वर्ग की, तो त वर्ग का उच्चारण स्थान आप बोल के देखिए, इनका उच्चारण स्थान होता है दांत। देखिए त थ द ध न, ये दांतों को स्पर्श करती है जीभ, इसलिए इनके उच्चारण स्थान होगा वो होगा हमारा दांत। और फिर अंतिम बचता है प वर्ग, और प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। ओष्ठ यानी कि होंठ, और इनके उच्चारण आपके होंठ से निकलते हैं, जैसे कि देखो प फ ब भ म, ठीक है। तो ये कहाँ से निकले? आपके होंठ से, इसलिए इनको कहा जाता है ओष्ठ। देखिए जो क वर्ग है हमारा वो है कंठ, च वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धा, द वर्ग द और प वर्ग ओष्ठ, ठीक है। तो ये आप समझ चुके होंगे। ये जो हमारे हैं ये कहलाते हैं हमारे पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर, ठीक है। इनको बोलते हैं हम पंचमा अक्षर, ये होते हैं हमारे पंचमा अक्षर, ठीक है ना। आप समझ चुके होंगे ये हमारे पंचमाक्षर किन्हें बोलते हैं? लास्ट में जो लास्ट वर्ग है, इस वर्ग के लास्ट जो वर्ण होते हैं इससे हम बोलते हैं पंचमाक्षर। तो पंचमाक्षर कौन से हैं? अंग, इय, ण, न, म, ये कहलाते हैं हमारे पंचमाक्षर। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, जो व्यंजन के भेद पढ़ रहे हैं उसमें हमारा उच्चारण के आधार पर पढ़ रहे हैं। पहला हो गया स्पर्श व्यंजन पढ़ लिया हमने, क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है ना। अब हम इसे बहुत ही अच्छे से समझते हैं कि अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं। आपकी जीभ किसी भी हिस्से को ना छुए, मुंह के किसी भी हिस्से को ना छुए, जब आप इनका उच्चारण करते हो तो उन्हें कहते हैं हम अंतःस्थ व्यंजन। जैसे कि य, र, ल, व, य, र, ल, व, इसमें आपके जो जीभ है वो मुंह के किसी भी भाग को नहीं छूती है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? इस अंतःस्थ व्यंजन। तो हम अगर इसकी परिभाषा लिखें तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को न छूती हो, जैसे कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में आपकी जो जीभ है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह के, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श न करती हो, स्पर्श न करें, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श ना करें, और जिनके उच्चारण में ये होता है वे सब क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं अंतःस्थ व्यंजन। जैसे कि इनकी संख्या की बात करें, संख्या में ये होते हैं चार कौन कौन से? य, र, ल और व, ये चारों क्या है? अंतःस्थ व्यंजन, क्योंकि अंदर बोले जाते हैं। और ये जो जीभ के जब इनका उच्चारण करते हैं तो जीभ मुंह के किसी भी भाग को नहीं छूती है, और ये न ही स्वर की तरह स्वतंत्र बाहर निकलती है, ये कुछ रुक कर तो निकलते हैं। ये क्या होते हैं? स्वर, जो स्वर होते हैं हमारे, स्वर और जो स्पर्श व्यंजन है उनके बीच की हैं ये, न तो इनकी तरफ जीभ किसी भाग को छूती है और ना ही स्वर की तरफ सीधे निकलते हैं, ये बीच में थोड़े रुकते भी है, लेकिन जीभ किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है मुँह के, इसलिए इनको कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। जैसे आप बोल के देख सकते हो य, र, ल, व, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको एक बात ये भी याद रखनी है कि जो हमारा वो है वह एक विशेष प्रकार का व्यंजन है, इसको कहते हैं हम दंतोष्ठ्य व्यंजन। दंतोष्ठ्य व्यंजन यानी कि दंतोष्ठ्य व्यंजन क्या है? जो दांत, देखो दंत और दूसरा है ओष्ठ, जो इसको अगर हम वो को बोलते हैं तो क्या होता है? हमारे दांत भी स्पर्श करते हैं और होठ भी स्पर्श करते हैं, इन्हें दोनों से बोला जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं दंतोष्ठ व्यंजन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि दंतोष्ठ व्यंजन किसे कहा जाता है? तो दंतोष्ठ व्यंजन हमारा वो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया। अब हमने स्वर का स्पर्श व्यंजन पढ़ लिया, व्यंजन में हमने पहले स्पर्श व्यंजन पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ लिया अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। अब हमारा व्यंजन का तीसरा प्रकार है वो है सी ऊष्म व्यंजन, ठीक है। सी है हमारा ऊष्म व्यंजन। अब हम देखते हैं कि ऊष्म व्यंजन क्या होता है। तो अगर हम ऊष्म व्यंजन की बात करें, देखिए आप ऊष्म व्यंजन जब भी बोलोगे तब क्या होगा? आपके जो मुँह है उसमें से हवा थोड़ी जीभ से रगड़ खाती हुई निकलेगी, हवा मुंह से रगड़ खाती हुई निकलेगी, और उसका उच्चारण जब आप करोगे तो आपको गर्माहट महसूस होगी। जैसे बोलिए आप श, 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 ह, ये चारों व्यंजन जब आप बोलते हो श, श, ह, तो आपको फील होगा कि जो आपके मुंह से हवा निकल रही है वो थोड़ी गर्म है, इसलिए ही इनको कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म में देखिए, ऊष्म में क्या? ऊष्म यानी कि ऊष्मा, ऊष्मा यानी कि गर्मी। तो जिनको उच्चारण में आपको मुंह से हवा गर्म निकल रही हो वे कहलाते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। और ये कितने होते हैं? 4 होते हैं, श, श, श और ह, ये 4 होते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा अगर हम लिखे तो होता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुँह से रगड़ खाती
रगड़ खाती हुई, मुंह से रगड़ खाती हुई किसके उष्मा के साथ, यानी कि गर्मी उत्पन्न करती है। क्या उष्मा यानी कि गर्मी उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? गर्मी उत्पन्न करती है। ठीक है, गर्मी उत्पन्न करती हो तो वे कहलाते हैं हमारे ऊष्मा व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुंह से रगड़ खाती हुई उष्मा और गर्मी उत्पन्न करती हुई बाहर निकल रही हो तो वे व्यंजन कहलाते हैं हमारे ऊष्मा व्यंजन। ऊष्मा व्यंजन की अगर हम बात करें तो ये होते हैं, संख्या में 4 होते हैं। पहला है श, फिर स और ह, ये 4 हमारे होते हैं ऊष्मा व्यंजन। ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे उच्चारण के आधार पर व्यंजन के प्रकार। 3 प्रकार है, स्वर स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मा व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से थे? जो मुंह के अलग अलग भागों से टकराते हुए हवा बाहर निकलती हो तो स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क च ट त प पूरे वर्ग 25 होते हैं संख्या में। अंतस्थ व्यंजन जो अंदर से हम बोल सकते हैं, जीभ किसी भी भाग को ना छूती वो कहलाते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। ऊष्मा व्यंजन क्या है? ऊष्मा व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में हवा मुँह से अगर खाती हुई निकले और गर्माहट के साथ निकले। ठीक है ना। व्यंजन के भेद हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं व्यंजन के भेद का पहला प्रकार हमने पढ़ लिया। अब दूसरा प्रकार किस आधार पर? तो दूसरा आधार, पहला था हमारा उच्चारण के आधार और दूसरा जो आधार है वो हमारा है श्वास की मात्रा। श्वास यानी कि हम इसे बोल सकते हैं प्राण। ठीक है, श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर, श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमने पढ़ा उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के थे, स्पर्श व्यंजन और 3 थे। ठीक है, अब है श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर, तो ये होते हैं 2 प्रकार के। अगर हम पहले की बात करें तो पहला होता है हमारा अल्प प्राण। ठीक है, पहला होता है हमारा अल्प प्राण और दूसरा होता है हमारा महाप्राण। अब अल्प प्राण और महाप्राण क्या है? देखिए यहाँ क्या है, श्वास प्राण की मात्रा के आधार पर आपके मुंह से जो श्वास निकल रही है, आपके मुंह से जो प्राण यानी कि श्वास निकल रही है, तो श्वास निकलने की जो मात्रा है, ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु जो आपकी वायु है हवा मुंह से निकलती है वो कम निकलती हो, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और जिनके उच्चारण में आपके मुंह से हवा ज़्यादा निकले उन्हें कहेंगे हम महाप्राण व्यंजन। तो देखिए अल्प प्राण व्यंजन की अगर उदाहरण की बात करें तो आपके क, ग, अंग, ये क्या है? ये व्यंजन के अल्प प्राण में आते हैं जिनके उच्चारण में ज़्यादा निकले हवा, जैसे कि ख, घ, ये सब क्या है? महाप्राण। तो एक बार अगर हम लिखें जिनकी परिभाषा लिखते फिर मैं आपको एक बार और समझाऊंगा। देखिए जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुंह से कम निकले या फिर इनके उच्चारण में हवा कम खर्च होती हो या हमारी श्वास जो कम खर्च होती हो, श्वास की कम निकलती हो, तो उन्हें कहते हैं कम निकले, तो वे कहलाते हैं हमारे अल्प प्राण व्यंजन। तो उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन। ठीक है, तो अल्प प्राण समझ चुके होंगे आप। और अगर इनकी बात करें तो ये जो देखो जो हमारी वर्णमाला है उसमें क्या होता है? क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है? आगे क, च, ट, त, प, ये आगे। ठीक है, ये जितने भी वर्ण है इसमें क्या है? जो पहला जो है हमारा, ये पहले वाला, पहला, फिर एक शब्द छोड़ दो, दूसरा छोड़ दो, तीसरा, फिर एक चौथा छोड़ दो और पांचवा, तो पहला, तीसरा और पांचवा ये सब आएंगे हमारे अल्प प्राण में। यहाँ देखो, यहाँ क, च, ट, त, प, यहाँ ग, उसके बाद में आ जाएगा ज, फिर यहाँ पे द। ठीक है, ये सब। और इस प्रकार यहाँ घ, इसको छोड़ के फिर अंग, इ, ठीक है, वह जो अण, न, म, वो आ जाएंगे। ये पहला, तीसरा और पांचवा जो ये स्तंभ है वो सारे आते हैं हमारे अल्प प्राण में। और जो बीच वाले 2 है जैसे कि ख, घ, ये जो पूरी स्टेप होंगी, ये जो लाइनें होंगी वो आएंगी हमारे महाप्राण में। आप बोल के भी देखो, क कम आवाज़ निकली, ख ज़्यादा, ग कम, घ ज़्यादा, अंग कम। तो ये होता है हमारे अल्प प्राण और महाप्राण। तो इनके उदाहरण मैंने आपको समझा दिया। क, फिर आप लिख सकते हो ग, फिर आप लिख सकते हो च, डैश डैश। ठीक है, आगे से आप लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं महाप्राण। तो महाप्राण मैंने आपको समझाया कि महाप्राण क्या होता है? जिनके उच्चारण में अगर मुँह से अधिक हवा निकले तो वह कहलाएंगे हमारे महाप्राण। तो यहाँ आप लिख सकते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुँह से कैसे? कम नहीं, इसमें क्या हो जाएगा? अधिक निकले। क्या हो? अधिक निकले, तो उन्हें क्या कहेंगे हम? उन्हें कहेंगे हम महाप्राण व्यंजन। ठीक है, महाप्राण मैंने समझा आपको दूसरा और तीसरा स्तंभ, दूसरा और चौथा स्तंभ। तो दूसरा स्तंभ जैसे कि यहाँ पे ख, छ, झ, ठीक है, ठ,
ढ, ठीक है। ये सब जो भी ये हैं ये सब आ जाएंगे हमारे महाप्राण। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज आपको मैंने जो भी पढ़ाया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का जरूर जवाब दूंगा। और ये था हमारा पहला भाग। इसी का हम दूसरा पार्ट आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई है, आप वहाँ से इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट पढ़ सकते हो। उसमें हमने आगे के जो टॉपिक है वो पढ़ाए हैं, और इस चैप्टर से जो प्रश्न आते थे, इंपॉर्टेंट आते हैं प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं, वो सारे उसमें इंक्लूड किए हैं। तो आप उस अगले को वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और ये पूरी श्रृंखला है जो हिंदी विषय है, हिंदी विषय कंप्लीट हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़े है, आप जाके उसे देख सकते हैं। विज्ञान, गणित, अंग्रेजी के भी लेक्चर आपको हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस पे मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।